Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग विद्रोह देख रहे थे और आधुनिक भारत में जो आज जिस विद्रोह को देखने वाले हैं वो है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है इसका काल है 1899 से 900 ईस्वी का, है ना। मुंडा विद्रोह इसका काल क्या है? 1899 से 900 ईस्वी का। और जो इसके नेतृत्वकर्ता थे या जो इसके मूल नेता थे वो हैं आपके बिरसा मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा नाम तो आपने सुना ही होगा। बिरसा मुंडा जो है इसके नेतृत्वकर्ता या इस विद्रोह के जो है नेता हुए। अब दूसरी बात उठती है कि ये विद्रोह हुआ कहाँ, मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये झारखंड की बात है। जो झारखंड स्टेट है जिसका मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये झारखंड का नक्शा है। झारखंड को 5 भाग में 5 डिवीजन बांटा गया था। संथाल परगना डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, पलामू डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन और कोल्हन, है ना, कोल्हन डिवीजन। यह 5 डिवीजन में जो है पूरा झारखंड आपका विभक्त है। इस संथाल परगना डिवीजन में आपका जो गोड्डा जिला है, साहिबगंज जिला है, यहाँ पाकुड़ है, यहाँ दुमका है, जामताड़ा है, देवघर है, गिरिडीह है, कोडरमा है और ये हजारीबाग और यहाँ रांची है। तो यह जो है आपका झारखंड का मैप है और इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। इसमें अगर मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो यह चूंकि जो है आदिवासी आंदोलन था, इसलिए जो है मूल रूप से आपका ये छोटा नागपुर डिवीजन जो है ना, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन और जो साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है, मतलब कि यह जो छोटा नागपुर डिवीजन है, छोटा नागपुर डिवीजन में ही आपका नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन और साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है। तो आपका रांची, हजारीबाग और कोडरमा वाला क्षेत्र जो नागपुर डिवीजन, छोटा नागपुर डिवीजन है, इस जो ये जो आपका रेंज है, इसी जगह पर जो है आपका मुंडा विद्रोह हुआ है, छोटा नागपुर क्षेत्र में। अब छोटा नागपुर में दोनों ही आता है, नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर, है ना। तो रांची, हजारीबाग, कोडरमा ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ आपका मुंडा विद्रोह हुआ है छोटा नागपुर में। और इधर तो आपका बाकी पलामू डिवीजन, कोल्हन डिवीजन ये सब है, इधर संथाल परगना डिवीजन है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर यह आंदोलन हुआ। और मुंडा विद्रोह का तात्पर्य जो है बिरसा मुंडा के विद्रोह से है, क्योंकि जो मूल नेता जो थे वो इस विद्रोह के बिरसा मुंडा थे। इसलिए मुंडा विद्रोह का आशय जो हो जाता है, तात्पर्य जो होता है, मतलब कि बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है वह मुंडा विद्रोह कहलाता है, जो 1899 से 900 ईस्वी में हुआ, है ना। बिरसा मुंडा को झारखंड की जनजातियां अपना मसीहा मानती है। क्या मानती है? झारखंड की जो जनजातियां हैं वह बिरसा मुंडा को अपना मसीहा मानती है, अपना ईश्वर, अपना भगवान मानती है। क्योंकि इस तरह से बिरसा मुंडा का अगर आप जीवन चरित्र देखेंगे तो उसके लिए मसीहा कहना, उनको मसीहा कहना कोई भी गलत नहीं होगा, एक मसीहा से भी बड़ा। क्योंकि आप देखिएगा कि जो वो जनजाति लोग थे उसमें चूंकि उस समय नेतृत्व की भावना उस तरह नहीं थी, उस तरह से जो है उसमें जागृति नहीं थी, है ना, उस तरह से अपने इस चीज को लेकर के आवाज उठाने का हिम्मत नहीं था। और उस समय में उसके बीच में बिरसा मुंडा आते हैं और वो जो है इसका नेतृत्व करता है और इस तरह के आंदोलन का, बड़ा आंदोलन का आगाज करता है और उसका नेतृत्व भी करता है। तो उन आदिवासी लोगों का मसीहा बिरसा मुंडा को कहना कोई भी गलत नहीं होगा। बिरसा 1893 से 94 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद करने लगे थे। 1893 से जो 1894 ईस्वी है, इस काल में जो है ना, अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये झंडा बुलंद करना के खिलाफ जो है ना, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया था। किसने? बिरसा मुंडा ने 1894 से 94 के काल में। उन्होंने गांव की ऊसर जमीन को वन विभाग द्वारा अधिकृत किए जाने से रोकने के लिए चलाए जा रहे एक अभियान का हिस्सा लिया था। मतलब कि जो ऊसर जमीन था, है ना, गांव सबका जो ऊसर जमीन होता है, तो उस ऊसर जमीन को वन विभाग द्वारा अधिकृत किए जाने से रोकने के लिए, कि ऊसर जमीन को जो वन विभाग था वह अधिकृत कर रहा था, तो इस ऊसर जमीन को अधिकृत करने से रोकने के लिए भी आवाज उठाई थी। किसने? बिरसा मुंडा ने, है ना। अधिकृत किए जाने से रोकने के लिए चलाए जा रहे एक अभियान में हिस्सा लिया था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने परमेश्वर के दर्शन होने तथा दिव्य शक्ति प्राप्त होने का दावा भी किया। कब? 1895 में। 1895 में बिरसा मुंडा ने क्या कहा? ईश्वर का दर्शन, दिव्य दर्शन, है ना, और दिव्य शक्ति प्राप्त होने का दावा भी बिरसा मुंडा ने किया। लोग बिरसा का उपदेश सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे जो है बिरसा मुंडा का उपदेश सुनना, बिरसा मुंडा जो ज्ञान देते थे उसको सुनने के लिए भी लोग जो है धीरे धीरे उपस्थित होने लगे, एकत्रित होने लगे। बिरसा को 1895 में 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। 1895 में ही 2 वर्ष के लिए बिरसा मुंडा को क्या किया? जेल में डाल दिया अंग्रेज। चूंकि धीरे धीरे जो है बिरसा मुंडा नीचे की जो आदिवासी लोग थे उनका जो है लीडर होता चला गया, उसका नेतृत्व, उनका मसीहा, है ना, होता चला गया। इसलिए उनको क्या किया? 1895 में 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। किसको? बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। किंतु ब्रिटेन की महारानी हरिक जयंती के अवसर पर, ब्रिटेन की महारानी थी,
उन्होंने हरिक जयंती के अवसर पर जो है इनको आज़ाद करवाया, जेल से निकाल दिया। हरिक जयंती है ना, हरिक जयंती के अवसर पर जो है बिरसा मुंडा को जेल से निकलवा दिया। ब्रिटेन की महारानी हरिक जयंती के अवसर पर उन्हें जेल से रिहा किया गया। जेल से निकलने के बाद बिरसा ने पूरी ताकत से आंदोलन शुरू किया। फिर जेल से निकला 2 साल के बाद और पुनः जो है अपना आंदोलन में जो है शुरू हो गया, आंदोलन है ना, पुनः जो है आंदोलन में लग गया और आंदोलन करना शुरू कर दिया जेल से रिहा होने के बाद। ब्रिटिश साम्राज्य ने बिरसा और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। चूंकि धीरे धीरे जो है बिरसा का भी पॉपुलरिटी बढ़ते गया और उन्होंने क्या किया, अपना एक सेना गठित की। एक जो छोटे तौर पर होता है जहां बहुत सारे लोग मिलकर के एक किसी एक चीज को, एक आवाज को बुलंद करने के लिए या किसी अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने के लिए लोग एकत्रित होते हैं, तो उसी तरह बिरसा मुंडा की भी एक सेना बन गई थी और बिरसा मुंडा के सेना को अंग्रेजों ने क्या किया, टारगेट किया और उसके ऊपर जो है हमला करने की बात जो है वह सोचने लगे, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य ने बिरसा और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया 9 जनवरी 1990 को। अब देखिए कब की बात है, 9 जनवरी 1990 है ना, 9 जनवरी 1990 को झारखंड के डोम्बारी पर्वत, झारखंड में एक पर्वत है डोम्बारी पर्वत, इसी पर्वत पर जो है हमला कर दिया, है ना। 9 जनवरी 1990 को झारखंड के डोम्बारी पर्वत पर बिरसा की सेना एवं अंग्रेजों की सेना के बीच मुठभेड़ हो गई। जो बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग थे, इनके जो विचारधारा के समर्थक लोग थे उसमें, और जो अंग्रेज जो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग थे उसमें, दोनों में मुठभेड़ हो गई। कहां पर हो गई, तो झारखंड का जो डोम्बारी पर्वत था यहीं पर जो है दोनों के बीच में मुठभेड़ हो गया। बिरसा मुंडा को पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया, जहां 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। और यहीं पर जो है फिर से डाल दिया गया और 1902 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। किसकी, बिरसा मुंडा की। सॉरी, ये 9 जनवरी 1990 लिखा गया है और यहाँ 1902 में ये जो है 9 जनवरी 1900 को झारखंड के डोम्बारी पर्वत पर 1900 होगा, ये मिस्टेक हो गया है हमसे, 9 जनवरी 1900 ईस्वी को, है ना। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी पर्वत पर जो है बिरसा के सैनिक और जो ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिक थे दोनों में मुठभेड़ हुई और 1902 में 1900 ईस्वी में झगड़ा हुआ, दोनों में डोम्बारी पर्वत पर मुठभेड़ हुआ और 1902 ईस्वी में जो है बिरसा मुंडा को पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया, जहां 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर पुनः पकड़ा गया बिरसा मुंडा और इसको जेल में डाल दिया गया 1902 ईस्वी में, और वहीं जेल में जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई 1902 ईस्वी में, है ना। अब देखिए, अब हम लोग मुंडा विद्रोह देख रहे थे, तो अब इसका कारण क्या था इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, मूल रूप से जितना भी विद्रोह हुआ है, अगर आप उसको उसके गौर से देखिएगा तो सिर्फ वह एक लाइन में कही जा सकती है कि जो जनजीवन, जो लोग निवास करते थे, उन लोगों के जमीनों को हथियाना, उन पर जबरदस्ती बहुत ज़्यादा कर का लोड देना, है ना, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाना, वहाँ के जो राजा होते थे उसके पद को हथियाने का चाल चलना, यह सब जो है अंग्रेजों की नीति थी। और यही सब से जो है जिस क्षेत्र में ये चीज़ वो लागू करना चाहते थे वहाँ की जनता रुष्ट होती थी, उनको जनता को तकलीफ होती थी। अब किसी का टैक्स बढ़ाएगा तो दुख होना स्वाभाविक है, लगान बढ़ाएगा तो दुख होना स्वाभाविक है, तो जनता दुखी होती थी, त्रस्त होती थी और उसके खिलाफ जो है विद्रोह करती थी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करती थी। तो कोई भी विद्रोह बिना नेता का विद्रोह अधूरा होता है। तो कोई ना कोई ऐसा चरित्र होता था, कोई ना कोई ऐसा नेता होता था जो उस विद्रोह का समर्थन करते थे, उन विद्रोह का आवाज बनते थे और आवाम उसको अपनी ताकत के साथ उस विद्रोह का नेतृत्व करता और नेता बना देती थी। तो उसी तरह जो है यह भी एक मुंडा भी जो है एक विद्रोह है। ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली और सामाजिक संरचना एवं संस्कृति के हस्तक्षेप करना मुंडा विद्रोह का मूल कारण था। क्या क्या बोला, देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली, जो जनजातीय जीवन शैली है इसको दिक्कत देना, जनजातीय जीवन शैली, इसको जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग, है ना, जनजातीय जीवन शैली, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक, ये देखिए सामाजिक संरचना जो आदमी का चल रहा है, जो सबका अपना सामाजिक संरचना है, और जो सांस्कृतिक हस्तक्षेप है, यह सब चीज़ें जो है सांस्कृतिक हस्तक्षेप, यह सब जो है आपका इस विद्रोह का कारण बना। सांस्कृतिक हस्तक्षेप, ब्रिटिश द्वारा जनजातीय जीवन शैली, है ना, जनजातीय जीवन शैली और सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में हस्तक्षेप करना। जनजातीय जीवन शैली में हस्तक्षेप होगा, सामाजिक संरचना हस्तक्षेप होगा और सांस्कृतिक हस्तक्षेप जब होता है तो इस तरह के हस्तक्षेप को कम करने के लिए लोग जो है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और वही जो है मुंडा विद्रोह का मेन कारण बनता है। साथ ही साथ जमीन से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करना इस विद्रोह का दूसरा प्रमुख कारण था। एक प्रमुख कारण तो हो ही गया, दूसरा कारण था जमीन हस्तक्षेप, है ना, जो आदमी का जमीन है
उस जमीन को हड़पने की नीति लगाना, है ना। दूसरा कारण जमीन से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप था। जमीन से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप अंग्रेज जो है करना शुरू कर दिए थे। अब किसी के साथ भी, है ना, उसके जमीनी मामला पे जो उसका चूंकि उसके जीवन का, उसके आजीविका का आधार है भूमि, और उस भूमि पर आप हस्तक्षेप करने लगेगा तो स्वाभाविक बात है उसमें आंदोलन का उठना, उसमें विद्रोह की भावनाओं का जन्म लेना स्वाभाविक बात है। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त स्वामित्व वाली या सामूहिक संपत्ति की अवधारणा वाली आदिवासी परंपराओं, जिसे झारखंड में खूंट कट्टी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, को छीन किया गया। यह जो खूंट कट्टी व्यवस्था थी, खूंट कट्टी, यह जो है वहां पर रहने वाले लोगों की अपनी व्यवस्था थी, खूंट कट्टी व्यवस्था, और इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है इस पर आघात करना शुरू किया, है ना। झारखंड में खूंट कट्टी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है को छीन किया गया। यह जो खूंट कट्टी व्यवस्था थी, इसको किसके द्वारा छीन किया गया? अंग्रेजों के द्वारा छीन किया गया। तो खूंट कट्टी व्यवस्था को छीन करना जो है यह भी इसके विद्रोह का कारण हुआ। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, जो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत ही जो है झारखंड में खूंट कुट्टी जो आदिवासी लोगों की व्यवस्था थी, इसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाई गई, है ना। संयुक्त स्वामित्व वाली या सामूहिक संपत्ति की अवधारणा वाली आदिवासी परंपराओं, देखिए आदिवासी में जो है सामूहिक संपत्ति की अवधारणा को खूंट कुट्टी कहते थे। सामूहिक संपत्ति याद रखिएगा, है ना। आदिवासी क्षेत्र में सामूहिक संपत्ति के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? खूंट कुट्टी वाली अवधारणा, है ना। ब्रिटिश भू राजस्व के अंतर्गत संयुक्त स्वामित्व वाली या सामूहिक संपत्ति की अवधारणा, इसको खूंट कुट्टी बोलते हैं, अवधारणा वाली आदिवासी परंपराओं, जिसे झारखंड में खूंट कुट्टी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, इस व्यवस्था को छीन किया गया। क्या किया गया? छीन किया गया। छीन करने का कारण क्या है? देखिए, चूंकि सामूहिक संपत्ति पर सबका हक होता है, और जब सबका हक होगा तो उसमें यूनिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए 10 कट्ठा जमीन है, उस पर अगर हमारे हमारे एक जो हमारा कबीला है या हमारा जो सामाजिक ढांचा है, सब लोगों का उस पर विशेष बराबर अधिकार है, उसके उपज को हम लोग सभी खाते हैं, तो उस जमीन के प्रति जो है हमारी जो पकड़ होगी वो मजबूत होगी, क्योंकि हम लोग जितने आदमी हैं सबका जीवन उसी 10 बीघा से चल रहा है। किसी का एक का स्वामित्व या किसी एक का अधिकार का वह जमीन नहीं है, जितना लोग हैं हम सबका अधिकार है। यही चीज जो है खूंट कुट्टी व्यवस्था कहलाती थी आदिवासियों के लिए। आदिवासियों की जो जमीन होती थी वह उसकी सामूहिक संपत्ति होती थी। तो जब सामूहिक संपत्ति हुआ तो जो उसी को कहा गया खूंट कुट्टी। खूंट कुट्टी मतलब अगर कुछ जमीन या भूभाग है तो उस पर जितने हम लोग हैं हम सबका उसके ऊपर अधिकार है, उसकी जो उपज होगी, उसकी जो आमदनी होगी वो हम सब में बराबर बटेगी। तो इस तरह से क्या होगा, जब उस पर कोई अधिकार करना चाहेगा तो उसके लिए हम सब मिलकर के आवाज उठाएंगे। वह तब आवाज नहीं उठेगी जब वह किसी एक आदमी का होगा, लेकिन वह जब सबका सामूहिक अधिकार उसके ऊपर है तो उस जमीन पर अगर कोई भी कब्जा करना चाहेगा, कुछ भी करना चाहेगा, तो हम लोग सब मिलकर के उसका विरोध करेंगे। यही चीज जो आदिवासी में खूंट कुट्टी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा जो है छीन करने का प्रयास किया गया, है ना। यह खूंट कुट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त स्वामित्व वाली या सामूहिक संपत्ति की अवधारणा वाली आदिवासी परंपराओं, जिसे झारखंड में खूंट कुट्टी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, इसको छीन किया गया, है ना। छीन करने का प्रयास किया गया ताकि इसको कमजोर किया जाए। आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों की भी प्रतिक्रिया देखी गई। बहुत सारा जो ईसाई धर्म प्रचारक था उसकी भी जो है प्रतिक्रिया उस क्षेत्र में होने लगी। कहां पर होने लगी? तो जहां पर जो है आपका आदिवासी बाहुल क्षेत्र था। यह जो छोटा नागपुर का पठार है ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र था, इसलिए वहां पर जो है धीरे धीरे ये चीजें होनी शुरू हो गई। किंतु जिस बात का सबसे ज्यादा रोष जनजातियों में देखा गया वह था ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में जमींदार, महाजन और ठेकेदारों के नए नए शोषक समूह का उद्भव। शोषक समूह का उद्भव, नया नया शोषक समूह का उद्भव। देखिए हमने भूमिज विद्रोह में भी पढ़ाया था कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में पहले आदिवासी लोग निवास करते थे, ये उन लोगों का अपना क्षेत्र था और वो बहुत शांति से रहते थे। लेकिन जब मुगल काल की बात कीजिएगा, मुगल काल में जो मुस्लिम व्यापारी हुए और जो सिख व्यापारी हुए, उन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पर अपना घर द्वार स्थान बनाना, व्यापार करना शुरू किया छोटा नागपुर में, और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे लोग निवास कर गए और वो सबल पक्ष हो गए, और जो वहाँ का ओरिजिनल हकदार था, जो वहाँ का आदिवासी जिसका वह क्षेत्र था, वही शोषित हो गया, और जो बाहर से आकर के बसा वह सबल हो गया। और इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ तो आदिवासी लोग थे ही, साथ ही साथ जो लोग वहाँ से जाके बसा, जिसको वो लोग दिकू बोलते थे, जिसको संथाल लोग क्या बोलते थे? दिकू। यही दिकू लोग जो है आपका, जिसमें कि हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, मतलब गैर आदिवासी था, जो अंग्रेज के अलावा जो हिंदू लोग भी थे,
मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ये लोग जो थे जो वहाँ पर आकर के शोषण करना शुरू किया, उनको दिकू कहा गया। और अंग्रेजों ने तो उनका शोषण किया ही किया, इन दिकू लोगों ने भी उनका शोषण करना शुरू किया। और यह बात जो है उसको खटकने लगा कि अंग्रेज भी शोषण कर रहा है और जो वहाँ पर रहने वाले दिकू लोग हैं वह भी हमारा शोषण कर रहा है, इसलिए दोनों के खिलाफ विद्रोह करना होगा, है ना। तो यह चीज़ें जो है गलत थी, है ना। किंतु जिस बात का सबसे ज़्यादा रोष जनजातियों में देखा गया वह था ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में जमींदार, महाजन और ठेकेदार, यह सब जो है इस पर शोषण करना शुरू कर दिया। कौन कौन है, देखिए जमींदार है, महाजन है ना, जमींदार, महाजन और जो है आपका कहा जा सकता है ठेकेदार, ये लोग जो है इस पर आपका शोषण करना इनका शुरू कर दिया। तो इससे जो है उसमें और भी ज़्यादा रोष जमने लगा कि साला हम आदिवासी लोग हैं इसलिए हमारा जो है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर रहा है। जनजातियाँ इन्हें दिकू कहती थी, जमींदार को, महाजन को और ठेकेदार को, इन लोगों को क्या बोली जाती थी, दिकू। अभी हमने कहा दिकू कही जाती थी। हमारे यहाँ आज से कुछ वर्ष पहले जो है जब धान की खेती होती थी तो हम लोग संथाल बंधु को जो है वहाँ से लाते थे और वो लोग जो है रोपा करने का काम करता था, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा होता था तो रोपने में जो गांव की रोपनी होती थी कम पड़ जाती थी। तो ये लोग हमारे घर में भी निवास करते थे, हम लोग के साथ रहते थे, हम लोगों ने इसका जीवन देखा, बहुत सिंपल और बहुत शांत ये रहते थे। तो ये लोग कहते थे कि दिकू, हम लोगों को दिकू बोला जाता था और ये कहते थे कि दिकू बोलता है कि राम उसका है, दिकू केचो की राम एकरोच को। लेकिन इसका कहना था, धनुष दिखा के बोलती थी, वो लोग बोलते थे कि दिकू के जो राम एकरोच को, तोरा पे धनुष छो, मतलब तुम्हारे पास धनुष है, तुम्हारे पास धनुष नहीं है, इसलिए राम किसका है, मेरा है। क्योंकि राम के पास धनुष है और धनुष हमारे भी पास है, इसलिए जिस राम को तुम राम कहते हो वह राम मेरा है, मतलब हम आदिवासियों का राम है। वो कहता था कि दिकू को कहता है कि कृष्ण उसका है, दिकू केचो कृष्ण ओकरेछ को। लेकिन उसका कहना था लेकिन क्या तुम्हारे पास मुरली है, तुम्हारे पास मुरली नहीं है, जो बजाने वाला कृष्ण भगवान की मुरली है वो नहीं है, वो हमारे पास है, इसलिए भगवान कृष्ण किसका है, मेरा है। तो वो इस तरह की बातें बोलते थे। तो हम लोग चूँकि छोटे होते थे और वो लोग रोपनी लोग होती थी तो बहुत अच्छा लेकिन मान ये करा था। तो उसी में जो है इस दिकू वर्ड को हमने सुना था। और अभी भी जो आप किसी भी आंदोलन को पढ़िएगा तो इसमें दिकू जो है वो आता है कि जो गैर आदिवासी लोग जो निवास करते थे, जो भारत के ही थे, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ही लोग थे लेकिन वो आदिवासी नहीं थे, उसको जो है दिकू कहा गया था और इन लोगों ने भी इसका शोषण करना चाहा था। जनजातियां इन्हें दिकू कहती थी। आरक्षित वन सृजित करने और लकड़ी तथा पशु चराने की सुविधाओं पर भी प्रतिबंध लगाए जाने के कारण आदिवासी जीवन शैली प्रभावित हुई, क्योंकि आदिवासियों का जीवन सबसे अधिक वनों पर ही निर्भर करता था। अब वन वगैरह जो था उस पर भी अधिकार करना चाहने लगा। अब देखिए उसी वन से वह जो है लकड़ी पत्ता जमा करता है और उसी से उनका भोजन, उनका घर परिवार, उनकी आजीविका चलती है। उस वन में भी जब हस्तक्षेप करना शुरू कर दीजिएगा तो आदमी कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। और यही सब रीजन से जो है आपका मुंडा विद्रोह आपका होता चला गया, है ना, क्योंकि आदिवासी का जीवन सबसे अधिक वनों पर ही जो है निर्भर करता है ना। आरक्षित वन सृजित करने और लकड़ी तथा पशु चराने की सुविधाओं पर भी प्रतिबंध। अब जहाँ से वो लकड़ी ला रहा है, जहाँ वो पशु चरा रहा है, उन सब क्षेत्र पर जो है आप कब्जा कर रहे हैं, उसको पशु चराने नहीं दे रहे हैं, उसका जहाँ से वन से लकड़ी होता था उन सब चीज़ों में आप रोक लगाइएगा तो इससे क्या होगा, उसको दिक्कत होने लगी, के कारण आदिवासी जीवन शैली प्रभावित हुई, क्योंकि आदिवासियों का जीवन सबसे अधिक वनों पर ही निर्भर करता है। 1867 ईस्वी में झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1867 हमने बताया है झूम कृषि क्या होती है। झूम कृषि वह कृषि होती है जहाँ एक बार खेती हुआ तो फिर 2-3 साल वहाँ पर खेती नहीं होता है। देखिए झूम कृषि जो है आदिवासी क्षेत्र में या ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत वहाँ पर पहले जो है उगा हुआ घास फूस था, उस घास फूस को या जो भी वहाँ पर जो जनजाति जो भी चीज़ें वहाँ पर पैदा हुई जो है उस सब झाड़ी को जला दी जाती थी और जला करके जितना क्षेत्र को साफ किया गया उसको जला के उसी में जो है उसी मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। फिर वह मिट्टी कुछ उपजाऊ हो जाती थी, फिर उस पर आप फसल उगाइए तो वह 1 बार 2 बार जो है फसल उस पर हो जाएगा। फिर तब तक झूम कृषि के लिए दूसरी खेती आपको तैयार करनी पड़ेगी। फिर कहीं पर जो अलग वनस्पति वगैरह जो अलग पौधा है फिर अगले जगह पर जाइए, वहाँ पर सबको काटिए, फिर खेत का जुताई कीजिए, उसी में उसको मिला दीजिए, फिर उससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और फिर जो है वहाँ से कुछ अनाज पैदा होगा, फिर आपको तीसरे जगह की तलाश करनी होगी। इस तरह से जो है इसी कृषि को झूम कृषि कहते हैं। और झूम कृषि पर सरकार ने रोक लगा दिया था, क्योंकि उसमें क्या होता था कुछ वनस्पति लोग कुछ अच्छे चीज़ भी होते थे वह भी जो है उस झाड़ को जलाने में वह सब भी जल जाते थे। इसलिए यह कहा गया कि 1867 ईस्वी में झूम कृषि पर प्रतिबंध लग गया। झूम कृषि पर प्रतिबंध कब लगा, तो झूम कृषि पर प्रतिबंध जो है 1867 ईस्वी में झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं वन कानून बनाए गए। इन सब कारणों ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। हालांकि सरकार ने मुंडा विद्रोह को दबा दिया, लेकिन यह मुंडा विद्रोह का ही प्रभाव था कि 1908 ईस्वी में, कब 1908 ईस्वी में यह मुंडा विद्रोह का ही कारण था कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, देखिए छोटा
नागपुर टेनेसी एक्ट, यह जो है छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, इसको CNT बोलते हैं, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट है ना, CNT, छोटा नागपुर, या इसको छोटा नागपुर रैयत या काश्तकारी कानून भी कहा जाता है। छोटा नागपुर रैयत या काश्तकारी कानून, यह भी जो है इसी को कहा जाता है। छोटा नागपुर रैयत काश्तकारी कानून भी जो है इसी को कहा जाता है, पारित हुआ। इसने खूंटकट्टी के अधिकारों को मान्यता दी और जबरन बेगारी का प्रतिबंध लगाया। 1908 में सरकार ने एक कानून ही बना दिया जो छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट अर्थात CNT, छोटा नागपुर, हमने कहा था कि यह विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था, और यह जो छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट है इसको CNT कहा जाता है, या छोटा नागपुर रैयत या काश्तकारी कानून, यह लागू हुआ। और इसने क्या किया, खूंटकट्टी के अधिकार को मान्यता दी। यही खूंटकट्टी जिसके लिए अंग्रेजों ने विरोध किया था, है ना, इस खूंटकट्टी को जो है ना, खूंटकट्टी को पुनः जो है मंजूरी मिली कि आप सामूहिक रूप से जो है जमीन पर अपना खेती वगैरह कर सकते हैं। खूंटकट्टी के अधिकारों को मान्यता दी और जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगाया। जो जबरन बेगारी होती थी, है ना, जबरन जो है बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया। यह तो चूंकि अच्छी बात है, जबरन बेगारी पर जो है प्रतिबंध लगाया। किसने किया, तो यह जो है वहाँ की गवर्नमेंट थी, उसने इसको लागू किया, प्रतिबंध किया। इस कानून के तहत जनजातीय जमीनों का गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरण बंद कर दिया गया। यह जब हो गया तो जनजातीय लोगों की जो जमीन थी वह जो है दूसरे लोगों को लेना आसान नहीं हुआ। इस नियमों के कारण, इस खूंटकुट्टी व्यवस्था के कारण जो है, क्योंकि इस खूंटकुट्टी को मान्यता दे दिया गया और अंग्रेज इसको हटाना चाह रहा था। खूंटकट्टी व्यवस्था को हटने के बाद जो है गैर जनजातीय लोगों का हस्तांतरण जमीनों पर बढ़ जाता था। जो जनजातीय लोग थे उसके जमीनों पर गैर जनजातीय लोगों का दबदबा बनता था जब हम खूंटकुट्टी को हटा देते थे। लेकिन अंग्रेज इसको हटाने का प्रयास किया और गैर जनजातीय लोग इसका फायदा उठाने का कोशिश किया। लेकिन जब बाद में विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह के बाद 1908 में जो CNT का कानून पारित हुआ, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पारित हुआ, इस छोटा नागपुर रैयत या काश्तकारी कानून, यह इसी विद्रोह का, इसी मुंडा विद्रोह का जो है परिणाम हुआ। और इसके बाद जो है खूंटकट्टी का जो व्यवस्था थी वह पुनः लागू हुआ और इस तरह से जो है वहाँ के जनजातीय लोगों का जमीन कोई भी गैर जनजातीय लोग जो है नहीं हस्तांतरित कर पा रहे थे। और यह जो है इसी नियम का परिणाम हुआ, अर्थात मुंडा विद्रोह का ही जो है परिणाम हुआ। तो विद्रोह दबा दिया गया या विद्रोह को असफल किया गया, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन विद्रोह का परिणाम बड़ा बात है। उस विद्रोह का हल क्या निकला, उस विद्रोह का निष्कर्ष क्या हुआ। तो मुंडा विद्रोह का निष्कर्ष ये हुआ कि जो छोटा नागपुर के पठार में जो जनजातीय लोग रहते थे उसके जमीनों को कोई गैर जनजातीय लोग जो है अब हस्तांतरित नहीं कर पा रहे थे। अगर नहीं तो इस विद्रोह के पहले जो है धड़ल्ले से उनके जमीनों को हस्तांतरित किया जा रहा था। तो यह सब जो है परिणाम होता है मुंडा विद्रोह का, और यह अच्छी बात थी। और देखिए, बिना जब तक कि गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाए, है ना, बातें नहीं की जाए, लड़ी नहीं जाए, युद्ध नहीं किया जाए, कुछ आघात ना उठाई जाए, तब तक बात नहीं बनती है। सिर्फ आराम आराम से लोग जीता चला जाए तो क्या होगा। यहाँ ऐसा दुनिया इतनी जालिम है कि आदमी आपको नोच के खा लेगी, है ना। ओशो कहते हैं ना कि संसार छीना झपटी का नाम है, इसलिए थोड़ा मजबूत होना आपको बहुत जरूरी होता है। तो इन जनजातीय लोगों ने मजबूती दिखाई और मुंडा विद्रोह किया, इसलिए जो है इसकी खूंटकट्टी की व्यवस्था जो थी, जो सामूहिक संपत्ति का अधिकार जो था वह इनको मिला, और कानूनन गवर्नमेंट जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने इसको दिया, जिससे कि यहाँ के जनजातीय लोगों का जमीन जो है कोई गैर जनजातीय लोग जो है नहीं हस्तांतरित कर पा रहे थे, और यह इसका अच्छा असर हुआ। तो आज यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।